समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी जाएगी, कहाँ लिखा हुआ है? ऑर्डर 5 रूल 2। एवरी समन शैल बी अकॉम्पनीड बाई ए कॉपी ऑफ द प्लेंट। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनका ध्यान इस पर नहीं गया है उनका ध्यान इस पर आकर्षित होना चाहिए। जो भी प्रावधान है सब कहीं न कहीं इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, समन्स 2 तरह के होते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सीपीसी में जितना भी फॉर्म्स यूज होता है सब अपेंडिक्स में दिया हुआ है। इसके बारे में इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताए थे और मेरा वीडियो लेक्चर में सुनिएगा। अरेंजमेंट ऑफ सीपीसी उसका टॉपिक है, अरेंजमेंट ऑफ सीपीसी इन 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में सेक्शन है और सेकंड पार्ट में ऑर्डर एंड रूल है और थर्ड पार्ट जो अपेंडिक्स है ABCDEFGH, ये सब अपेंडिक्स में जो फॉर्म यूज होता है सीपीसी में वो ऑलमोस्ट ऑल 99.9% फॉर्म्स इसमें प्रेस्क्राइब है। कुछ फॉर्म्स नहीं प्रेस्क्राइब है, उसके बारे में इसमें इंडिकेशन दिया हुआ कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल दिस फॉर्म में बी यूज्ड, और उससे भी जो बचता है वो सिविल कोर्ट रूल्स में प्रेस्क्राइब है, और उससे भी कुछ बचता है तो बाई प्रैक्टिस कुछ एडॉप्ट किया जाता है जो हाई कोर्ट के जनरल सर्कुलर लेटर्स से प्रैक्टिस में चल रहा है। वो सब कुछ कुछ उसके बावजूद ही नहीं मिलता है, तो आगे एडवांस स्टेज में आपको पता चलेगा। तो आज के इनिशियल स्टेज में आपको ही जानना है कि समन्स 2 तरह का होता है जो हर सूट में जाता है। एक समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू एंड समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, 2 तरह का होता है। तो दोनों का फॉर्म अलग अलग प्रेस्क्राइब है। तो नॉमिनक्लेचर से ही आप लोग समझ गए, समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू एंड समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, दोनों में क्या डिफरेंस समझते हैं आप कोई बता सकते हैं कि सेटलमेंट ऑफ इशू का जो समन होगा और फाइनल डिस्पोजल के लिए होगा, दोनों में क्या फर्क है? अपीयर हो गया? अपीयर फिर नहीं। देखिए यहाँ पर माइक है कि नहीं, देखिए आपकी आवाज़ और भी लोग सुनेंगे तो ठीक रहे है। देखिए तो माइक है यहाँ पर, देखिए तो आप नहीं तो उसको बुलाइए, कोई रहता है नहीं लड़का है यहाँ पर, देखिए यहीं पर रहता काम कर रहा है कि कभी कभी माइक खराब रहता है। तो वहाँ दीजिए, पहले वहाँ दीजिए। हाँ लीजिए, लीजिए माइक से बात कीजिए, लीजिए। हम नहीं सुने हैं ठीक से। भाई यू आर शाई, यू आर ए जुडिशियल ऑफिसर, डोंट बी शाई। मेरा सीधा सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू एंड फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट? बोलिए। काम नहीं कर रहा है, माइक नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, आप इधर पास ऑन कीजिए। आपस में एक्सचेंज भी करना चाहिए। ये आप लोग का कभी और कई बैच में तो टेलीग्राम के जरिए बहुत सा प्रोग्राम कराया जाता था। आप लोग का भी कुछ कम्युनिकेशंस हुआ है थ्रू टेलीग्राम ग्रुप? आप लोग का जुडिशियल अफसर का बना है? ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडीजे लोग का तो हुआ था, सवाल दिया जाता था, उसका जवाब लोग मांगते थे, बहुत तरह तरह का प्रोग्राम हुआ है। हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। सर समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू, फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो है वो फर्स्ट अपीयरेंस के लिए, समन्स फॉर
फाइनल डिस्पोजल जो है वो समन्स फॉर जजमेंट है, जो कि ऑर्डर 37 समरी सूट्स में होता है, उसके लिए समझ जो जाता है। ऑर्डर 37 में जो समरी सूट्स हैं, हाँ हाँ उनके लिए जो समन्स फॉर जजमेंट होता है वो होगा समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल। हाँ, तो ये समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल समरी सूट ऑर्डर 37 में होता है। तो वो कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो फाइनल डिस्पोजल के लिए समरी सूट में जाएगा? ये कहाँ देखें? सर वो ऑर्डर 37 में ही लिखा हुआ है। ऑर्डर 37, राइट। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, इसीलिए कहते हैं आप लोग ऑर्डर 37 निकाल लीजिए। पहले ये बता देते हैं, ऑर्डर 37 डील करता है समरी प्रोसीजर। ये समरी प्रोसीजर ये आपको कम प्रैक्टिस में मिलेगा, बहुत कम लोग, ये प्रोविज़न तो पहले से भी है, ओल्ड सीपीसी में भी था अमेंडमेंट के पहले यानी कि, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम मिलेगा। अभी एक पटना में मैंने फाइल किया था, यहाँ प्लेंट बना के दिया था फाइल करने के लिए, और एक बिहार शरीफ का। बिहार शरीफ में कोई है अभी? बिहार शरीफ से है आप कोई? नहीं। तो वहाँ पर रसीददार को पता था कि कौन सा सूट है, इसमें कैसे रिपोर्ट करेंगे और कोर्ट फी कैसे चार्ज करेंगे और उसका क्या बेसिस होगा। तो ये सब रेड शैडो में एरिया है। देखिए ऑर्डर 37 में लिखा हुआ है, ऑर्डर 37 का रूल 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट। ऑर्डर 37 रूल 1 में लिखा हुआ है कि किस तरह का सूट समरी सूट होगा। अब डिस्टिंक्शन के लिए यहाँ पर समझा देते हैं, अभी ये टॉपिक नहीं है लेकिन समन से रिलेटेड है इसलिए समझा देते हैं। यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है रूल 2 का सब क्लॉज 2, द समन्स ऑफ द सूट शैल बी, सूट मीन्स समरी सूट अंडर दिस चैप्टर, in form number 4 in appendix B or in such other form as may from time to time be prescribed। इसका फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी में है, फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी। उसका हेड नोट ही है समन्स इन ए समरी सूट Order 37 Rule 2, but it is correct so far as summary suit is concerned, but it is not correct so far as general suit is concerned। अब उसके लिए कहाँ है प्रावधान? ऑर्डर 15, ऑर्डर 15, तो ऑर्डर 14 के बाद आएगा। वो डिफरेंस बताना चाह रहे हैं आपको। ऑर्डर 14 में सेटलमेंट ऑफ इशू होता है और ऑर्डर 15 सेटलमेंट के बाद का स्टेज है वो डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। Parties not at issue, where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question or on fact, the court may at once pronounce a judgment। अब इसका मतलब क्या हुआ? पार्टीज एट इशू, पार्टीज नॉट एट इशू, तो ये डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए समझ जाएगा, वो भी ऑर्डर 5 में ही जाएगा। सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ऑर्डर 5 में ही जाएगा। अब उसका देखिए फॉर्म कहाँ है।
अपेंडिक्स बी जो है वो प्रोसेस है, नोट कर लीजिए अगर मोबाइल में दिक्कत हो रहा है तो। अपेंडिक्स बी है, अपेंडिक्स बी डील करता है प्रोसेसेस। तो सीपीसी में जितना प्रोसेस है इंक्लूडिंग समन इज ऑल्सो ए प्रोसेस। तो सबसे पहले मिलेगा फॉर्म नंबर 1, अपेंडिक्स बी प्रोसेस नंबर 1, वो कहता है समन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट, और उसमें रेफरेंस है ऑर्डर 5 रूल 1 एंड 5। अब ऑर्डर 5 रूल 1 तो पढ़ चुके हैं, ऑर्डर 5 रूल 5 को पढ़िए एक साथ। तो रूल 5 जहाँ पर रुके थे हम, समन्स टू बी आइदर टू सेटल इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, दोनों तरह का हो सकता है। द कोर्ट शैल डिटरमिन, द वर्ड है द कोर्ट शैल डिटरमिन, मीन्स कोर्ट को ये डिटरमिन करना है कि अभी जिस स्टेज में मेरे पास सूट है उसमें हम कौन सा सम्मन यूज करेंगे। एट द टाइम ऑफ इशूइंग द सम्मन वेदर इट शैल बी फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू ओनली और फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, एंड इन द समन्स शैल कंटेन ए डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। उस तरह से ऑर्डर सी से पता चला। ये आपके कहीं नहीं पता चलता। आज के तारीख में लगभग 25-30 वर्षों में वो स्टीरियो टाइप का ऑर्डर शीट पेशकार लिखते लिखते अब ऐसा आ गया कि कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा सम्मन इशू है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हम बताने जा रहे हैं, जो समन्स सिविल कोर्ट में यूज होता है वो समन है ही नहीं। समन्स का जो रिक्वायरमेंट है और समन्स का जो कंटेंट्स है उसमें रहता ही नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच बता देते हैं ताकि देखिएगा मेरा जो भी क्लास हुआ है जूनियर डिवीज़न से लेकर के सीनियर डिवीज़न या हायर जुडिशियल ऑफिसर का जो क्लासेज हुआ है सब में हमने हाईलाइट किया। ये मैटर रेकरिंग मैटर है और आज तक अवेयरनेस नहीं रहने के कारण। तो फर्स्ट अवेयरनेस तो होना चाहिए मेंबर्स ऑफ द बार को। वहाँ भी बहुत आप लोग को तो अब मेरी लक्की है कि ट्रेनिंग दिया जाता है, बार में तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, किसी को बस सीधे कहीं से भी डिग्री लिया लाइसेंस लिया चले आए, तो वहाँ डिफ़िकल्टी है। अब जुडिशियल ऑफिसर को अगर मालूम नहीं है और बार में भी इसकी जानकारी नहीं है तो वकील जो रिप्रेजेंट करता है वो या तो गलत आपको बोलेगा, अगर जानता है तो आपको मिसगाइड करेगा, नहीं जानता है तो गलत। तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। हमसे बराबर सब लोग सवाल पूछते हैं जब प्रॉब्लम आता है, तो वकील लोग क्या बताते हैं ये भी लोग बताते हैं, और कहीं कहीं वकील लोग मिसगाइड करते हैं ये भी बताते हैं। तो पहला चीज़ आप देखिएगा, जब समन्स आपके सामने कोई आएगा, संजोग से हम लेके आए नहीं तो दूसरा फाइल में मेरा था, हम काम में बिजी थे, नहीं तो हम समन्स का फॉर्म भी एग्जिबिट करके दिखाए हैं। मेरा एक लेक्चर होगा वीडियो में देखिएगा, उसमें हमने समन्स को भी एग्जिबिट किया है, वो देख के समझ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके लिए आप देखिएगा समन्स का जो इंग्लिश एडिशन है सीपीसी का, तो वो इंग्लिश में सब है, और सिविल कोर्ट में कहीं इंग्लिश समन्स यूज नहीं होता, सब हिंदी का होता। तो हिंदी का डैगलॉट एडिशन आपके पास रहेगा, ऑथेंटिक गवर्नमेंट पब्लिकेशन का, इंडियन मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का, उसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशन में ऑथेंटिक बुक है, लाइब्रेरी में मिलेगा। उसमें अगर वेरीफाई करना होगा तो उससे वेरीफाई कीजिएगा, या इंटरनेट पर अवेलेबल है उससे वेरीफाई कीजिएगा। इंटायरली डिफरेंट कंटेंट्स है। डिफरेंट होने का क्या कारण है ये भी बताते हैं। डिफरेंट होने का कारण क्या है, पहले जो सारा टर्मिनोलॉजी यूज किया गया वो सब अरबी फारसी वर्ड है। कोर्ट में जितना भी वर्ड यूज होते आ रहा है, चूंकि हजारों साल तक मुस्लिम शासन रहा और बाद में 400 साल अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी मिला के रहा, तो अंग्रेज़ों ने एब्रप्टली चेंज नहीं किया, सैकड़ों वर्ष लग गया उसको स्टडी करने में, समझने में, सब कुछ को, सिस्टम को। और धीरे धीरे, पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल नहीं था। आप लोग लीगल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लीगल हिस्ट्री का भी मैंने कई क्लास लिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कोर्ट वगैरह बना हुआ है, कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बताए थे आप लोग को। तो वो लोग उर्दू का मिला हुआ जो टर्मिनोलॉजी था सब वही सब होता था। पहले के टाइम में हम लोग के प्रैक्टिस शुरू करने के पहले, यानी कि आज से 60-70 साल पहले, उर्दू में ही सब प्लेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल होता था। जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए तो कैथी में फाइल होता था, 60 के दशक में कैथी में भी प्लेंट और हैंड रिटन। उस समय टाइप राइटर कहाँ था। हम जब प्रैक्टिस शुरू किए तो पूरे सिविल कोर्ट में 2 टाइपिस्ट था, वो दोनों कॉपिंग डिपार्टमेंट का ही टाइपिस्ट था जो प्राइवेटली काम करता था। बाहर में सिविल कोर्ट में कोई टाइपिस्ट नहीं था। हम लोग जितना पिटिशन देते थे सब हैंड रिटन देते थे,
प्लेंट उसी टाइपिस्ट के यहाँ नंबर लगा के कि उसके यहाँ 4-4 दिन 8-8 दिन का नंबर लगता था। बाद में ग्रेजुअली धीरे 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 टाइप मशीन का संख्या बढ़ने लगा, और कुछ लोग जो बेकारी बढ़ी तो कुछ यंग स्टूडेंट लोग काम नहीं मिला तो मशीन लेके सिविल कोर्ट में बैठने लगे। तो आज तो खैर बहुत ये स्थिति थी। तो वो सब टर्मिनोलॉजी पहले वही यूज होता था, तो वो लोग छपवाता था कौन? तो ये सब जितना भी फॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ बिहार छपवाता था। अब गवर्नमेंट ऑफ बिहार का गुलजारबाग में प्रिंटिंग प्रेस था, बाद में सरकार के तरफ से छपाई बंद हो गया। जितना भी लोकल एक्ट था सब बिहार गवर्नमेंट का पब्लिकेशन होता। बिहार गवर्नमेंट का सचिवालय में अभी देखिएगा एक पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर 25-30 साल पुराना 10-20 किताब रखा हुआ होगा और कुछ नहीं। पब्लिकेशन बंद हो गया, प्रेस बंद हो गया, अभी फिर इसको रिनोवेट करके कुछ चालू किया गया। तो ये सप्लाई बंद हो गया फॉर्म्स का। तो वो फॉर्म्स जो सिविल कोर्ट में स्टैम्प वेंडर होता था, लाइसेंस स्टैम्प वेंडर जो कोर्ट फीस स्टैम्प बेचता था, वही फॉर्म बेचता था। अब सप्लाई जब बंद हो गया तो उन लोग कहाँ से लाता? रिक्वायरमेंट तो पूरा कर रहा है, तो उन लोग खुद छपवाने लगा। तो छपवाने में लोकल प्रेस में दे दिया, पुराना कॉपी रहा उसको दे दिया। अब जो कंपोजिटर होता था, आजकल तो डिजिटल सिस्टम था नहीं, मैनुअल सिस्टम था, तो सब अल्फ़ाबेट्स जो था वो मेटल का रहता था, और उसको जो अरेंज करने वाला उसको बोलते थे कंपोजिटर। वो पहले लिख करके सामने रखता था और एक एक अल्फ़ाबेट निकाल करके उसको कंपोज करके एक पेज बनाता था, और उसको फिर एक शेप में ला करके तब प्रिंट करता था। तो ये प्रोसेस था। तो उसमें कंपोजिटर को मालूम नहीं है कि किस वर्ड का क्या माने हैं, तो वर्ड कुछ लिखा हुआ है और कंपोज कुछ हो रहा है। ऐसा करते करते 50 वर्षों में एक भी वर्ड सही नहीं, एक भी वर्ड सही नहीं है। और अगर आपके सामने कोई समन्स आया और उस समन को आपने वैलिड डिक्लेयर कर दिया और उसके आधार पर एक्सपार्टी डिक्लेयर कर दिया, तो जो एग्रीव्ड पार्टी डिफेंडेंट है वो चैलेंज करेगा, दिस इज नो समन इन द आई ऑफ लॉ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज व्हाट इज रिटन इन दिस समन, देयरफॉर हाउ आई वुड सपोज टू अपीयर एंड आंसर द क्वेश्चन रेज्ड इन दिस सूट बाय द प्लेंटिफ। तो सेटिस्फाइड हो जाएगा आपका डिग्री। ये ड्रॉबैक है, इस पर कभी फोकस नहीं दिया गया, लोग ध्यान नहीं देते हैं। वकील से तो कोई मतलब नहीं, सिविल कोर्ट के वकील बहुत बिजी हैं तो कभी देखते नहीं है। जूनियर वकील को मुंशी का सीधे कर देता है कि मुंशी का काम है, तो वहाँ पर कभी जानने का प्रयास नहीं किया गया। जब कोई इस पर कंट्रोवर्सी हुआ तब उस पर लोगों का ध्यान गया, तो कई केस लाया है, इस पर आया है, वो सब केस ला इसमें दिए हैं। अब ये जो अभी हम बता रहे हैं सब सिर्फ आपको फीडिंग सब्सटेंस दे रहे हैं, आपको फीड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि ये जजमेंट को, अभी मेरा जो राइटअप है उसको पढ़िएगा तो उससे आइडिया होगा। जब फुल जर्नल पढ़िएगा, अब तो इंटरनेट पर अगर इंटरेस्ट रहेगा तो निकाल के पढ़ लीजिएगा या किताब से पढ़िएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ हम बैकग्राउंड बता रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। और आज जब क्लास में समझ लीजिएगा तो 20 साल बाद भी वही समझ रहेगा, यानी कि आपके ब्रेन में प्रोग्रामिंग हो जाएगा, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जब 66 में हमको लॉ में टीचर जो हमको पढ़ाए थे, आज तक वो प्रिंसिपल याद है 2-3 लॉ का, जिस पर मैंने सैकड़ों केस कंडक्ट किया उसी प्रिंसिपल पर। अब सोच सकते हैं, आई एम कैरिंग दैट इन माई मेमोरी सिंस लास्ट 52 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस। हम समझते हैं आप लोगों से कोई 52 ईयर्स के नहीं होंगे। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस बिफोर योर बर्थ। एक जुडिशियल अफसर, पता नहीं आप लोगों से है कि आप ही के बैच के शायद होंगे, उनकी मदर हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। यहाँ पर हैं कोई जिनकी मदर हाई कोर्ट में एडवोकेट है? नहीं है। तो हो सकता है आप लोग का 4-5 बैच है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या 7 बैच, जो भी हो, मेरे ख्याल से आप ही के बैच में। इसलिए कि लॉकडाउन के पहले हम हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन में जहाँ बैठते हैं, एक लेडी एडवोकेट आई मिडिल एज की, हमसे प्रणाम किया और पर से पूछी कि सर आप एकेडमी में पढ़ाते हैं? वो यहाँ पढ़ाते हैं। तो मेरा लड़का भी जुडिशियल ऑफिसर है, तो नाम भी कुछ बताई थी लेकिन भूल गए, जो आपका क्लास से बड़ा इम्प्रेस है। तो उसके बाद फिर चुप हो गए हम कि और कुछ बोला है। तो कहा कि कहा उसने जुडिशियल ऑफिसर ने कहा कि मम्मी जो पढ़ाते हैं, जो उनका नाम हम नहीं जानते, शायद नाम भी नहीं बताया था मेरा।
फर्स्ट डे था या क्या था, तो लेकिन उनका चेहरा नाना जी से एकदम मिलता है। तो हम पूछे कि उसके नाना जी तो आपके पापा हुए क्या, ये बात सही है कि मेरा फेस रिजेंबल करता है आपके पिताजी? कि हाँ सर एग्जैक्टली, हम यही वेरीफाई करने के लिए आए थे। अब देखिए फॉर्म हम निकाले हुए हैं और फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वो फॉर्म को आज के तारीख में एक्सेप्टेबल नहीं है और नहीं करना चाहिए। आप लोग इस अभी से सावधान रहिए। हम छपरा का एक ऐसा केस था, एडीजे के क्लास में बताए थे, हमने कहा तुरंत उसको सेट असाइड कीजिए एक्सपर्टी डिग्री को, और वहाँ पर ऑर्डर पास कर दिए जनरल डायरेक्शन कि ये समन्स नहीं चलेगा, वो लोकल छपाई वाला और स्टैम्प वेंडर वाला चलेगा। आप वकील साहब को कहिए या बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को कहिए कि आप, बार एसोसिएशन आजकल सब जगह फॉर्म छपवाता है, वकालतनामा वगैरह हाजिरी ये सब जो होता है कोर्ट में, आप लोग देखे भी होंगे। तो वो वकालत खाना से छप जाएगा, बार एसोसिएशन छपा लेगा, वो करेक्ट छपाएगा, वकील लोग उसको चेक करेंगे देखेंगे। तो कुछ जगह तो सुनते हैं कि अडॉप्ट हुआ है, लेकिन फाइनली सब जगह का हमको मालूम नहीं। तो आप लोग अभी इनिशियल स्टेज में जान जाएंगे तो उस पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऑर्डर 5 रूल 1 और 5 दोनों लिखा हुआ है समन फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू में, और फिर फॉर्म नंबर 1 में भी लिखा हुआ है ऑर्डर 5 रूल 5, यानी कि प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 1 जो कहता है अपेंडिक्स बी का समन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट, और ये कहता है समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू। फॉर्म नंबर 2, अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसको फॉर्म नंबर 1 बनाया गया, समन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट फॉर्म नंबर 1 बनाया गया, जबकि होना चाहिए उसको फॉर्म नंबर 2, और फॉर्म नंबर 2 को बनाया गया समन फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू। तो डिस्पोजल ऑफ सूट कब होता है, इस पर ध्यान देने की बात है। अगर ये समझ में आता है समन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्लेन जो आज अभी आपका सिविल कोर्ट रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुआ है और कुछ आप लोग का हाई कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, आप जाइएगा सिविल कीजिएगा तो देखिएगा, आजकल प्लेंट फाइल होता है तो एडमिशन पर सुनवाई होती, हम लोग के ज़माने में नहीं होता था। प्लेंट फाइल क्या है, जो मैटर ऑफ कोर्स एडमिट हो गया। हाँ ऑफ कोर्स कोर्ट फीस वगैरह का स्टैम्प रिपोर्ट हुआ, स्टैम्प रिपोर्ट के बाद कोर्ट फीस पेमेंट दिया गया। कोर्ट के सामने, बेंच के सामने कभी नहीं जाता था रिकॉर्ड फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन। एक चेंज ये आया है अभी प्रोसीजर में, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, और दूसरा आया है अभी कि जो बेसिस ऑफ द सूट है, यानी कि प्लेंटिफ अपने प्लेंट में जिस फैक्ट्स पर रिलाई करता है और वो फैक्ट्स जिस डॉक्यूमेंट से वो डिड्यूस करता है, यानी कि relevant documentary evidence on the basis of which the plaint has been drafted supposed to be the basis of the suit, जो उसको cause of action देता है उसको कोर्ट में प्लेंट के साथ दाखिल करना है। तो जब प्लेंट के साथ बेसिस ऑफ सूट दाखिल रहेगा तो प्लेंट को देखा जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा, देखने के बाद कोर्ट डिटरमिन करेगा कि प्लेंट एडमिट होने के लायक है कि नहीं, तब ने समन्स का स्टेज आएगा। अगर उसी समय कोई डाउट क्रिएट हो जाता है तो प्लेंट या तो रिटर्न हो सकता है, प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। इनिशियल स्टेज में ही प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, तो जानते हैं ना ऑर्डर 7 रूल 11 में एट एनी स्टेज। तो रिजेक्शन में क्या डिफरेंस है और डिसमिसल में क्या डिफरेंस है, ये समझते हैं। रिजेक्शन तभी होगा जब ऑर्डर 7 में ABCDEF में जो ग्राउंड्स दिया हुआ है उसमें से कोई एक ग्राउंड अवेलेबल है तो वो रिजेक्ट होगा। और रिजेक्शन का कंसिक्वेंसेस जानते हैं, उसी में ऑर्डर 7 रूल 13 में ही लिखा हुआ है कि बाद में वो दूसरा सूट भी फाइल कर सकता है। लेकिन डिसमिसल होगा उस स्टेज में डिसमिसल, तो वो डिसमिसल ऑर्डर 9 में नहीं हुआ, चूँकि डिसमिसल का प्रावधान ऑर्डर 9 में है। ऑर्डर 9 के रूल 2 और 3 में डिसमिसल का प्रोविज़न है, फिर ऑर्डर 9 के रूल 8 में डिसमिसल का प्रोविज़न है। तो ऑर्डर 9 के स्टेज में तो अभी पहुँचे नहीं हैं, तो इनिशियल स्टेज में और जहाँ पर ऑर्डर 9 नहीं काम करेगा और
कोई दूसरा प्रोविजन नहीं है, तो वहाँ पर सेक्शन 151 में होगा मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। तो इनिशियल स्टेज में एडमिशन के टाइम पर सूट डिसमिस होगा एज नॉट मेंटेनेबल। अभी 2 केस कुछ दिन पहले की बात है, 15 दिन पहले की बात है, भभुआ, हाँ भभुआ, कैमूर भभुआ में सीनियर सब जज के कोर्ट में एक केस फाइल हुआ। एडमिशन पर आया तो जो लेडी ऑफिसर थी उनको कुछ डाउट हुआ कि प्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। हम हाई कोर्ट में ही थे, हमको तुरंत फ़ोन किया उन्होंने कि ऐसा ऐसा है सर, इसमें क्या हो सकता है। तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, इंटेलिजेंट ऑफिसर। तो हम उसमें लूप होल समझ गए। हमने कहा कि तो एडमिट होने लायक नहीं, इसको डिसमिस कर दीजिए। वो तुरंत डिसमिस कर दी, प्लेंट इज नॉट मेंटेनेबल। उसके 1-2 दिन के बाद फिर एक केस आया, उसके में दूसरा वो कोई बारिंग क्लाउज था, कोई लॉ से वो बार्ड था। तो पूरा एक्सप्लेन करके हमको फ़ोन पर बताई, हम कहा ये भी डिसमिस होगा। 2 केस एडमिशन में जब डिसमिस हो गया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हंगामा हो गया कि ये जज साहिबा जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं और प्लेंट कोई डिसमिस कर दिए। तो हाई कोर्ट से या सासाराम से सीनियर वकील जा रहे हैं वहाँ पर एडमिशन में बहस करने के लिए, जो थोड़ा सा डाउटफुल केस है उसमें। तो ये भी हो रहा है। आप ये सब बनाया गया क्यों? ऑर्डर 7 का जब क्लास लेंगे बताएंगे। 1977 में ही VR कृष्णा अय्यर साहब ने एक गाइडलाइन इशू किया था अपने जजमेंट में। वो प्लेंट उन्होंने रिजेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में जाके, जबकि कंटेस्टेड मैटर था, एविक्शन सूट। ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया, कंटेस्टेड जजमेंट ऑन मेरिट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट प्लेंट वाज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड गाइडलाइन वाज गिवन। उसमें वकीलों के लिए भी गाइडलाइन है। टी अरविंदम का केस है 1977 सुप्रीम कोर्ट। आपको अगर इंटरेस्ट के लिए जानना चाहते हैं तो हम रेफरेंस बता देते हैं। लिखिए, टी अरविंदम वर्सेस टीवी सत्यपाल। टी अरविंदम वर्सेस टीवी सत्यपाल। हाँ, अरविंदनम है, नाम टेढ़ा है, अरविंदनम केरलियन है। अरविंदनम वर्सेस टीवी सत्यपाल। AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2421। इसका पारा 7 और पारा 11 बहुत रेलिवेंट है। एक पारा में वकीलों का ड्यूटी बताया गया है, एक पारा में जज का ड्यूटी बताया गया है। तो ऑर्डर 5 के स्टेज में ये कब जाएगा सम्मन? ऑर्डर 5 रूल 1 and 5। ये जो सम्मन फॉर फाइनल डिस्पोजल है, देखिए ये क्या नाम आप बोलिए अपना, व्हाट इज योर नेम? गीतिका। आप कहाँ पोस्टेड हैं? छपरा। तो गीतिका जी ने जो कहा, और आपका क्या नाम हुआ? शिवम ने यहाँ से ट्रेवल करके ऑर्डर 5 से सीधे ऑर्डर 37 पॉइंट आउट किया। नाउ यू अप्रिशिएट, यू आर रॉन्ग। 37 का ये सब ऑर्डर 5 में 37 वो ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर है, वो इसमें नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, और इसलिए हम पूछ रहे हैं, हमको लगा आया। वो ऑर्डर 37 में अलग से जाता है, अलग से समझ जाता है। टू दैट एक्सटेंट ही इज राइट। वो चूंकि समरी सूट है एंड ही सो अवेयर कि अप टू डेट है, पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है ऑर्डर 5 से रिलेटेड। तो ऑर्डर 5 से रिलेटेड, ऑर्डर 5 में रूल 1 और रूल 5। रूल 1 कहता है फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू और रूल 5 कहता है डिस्पोजल ऑफ द सूट। अब इसी के अंतर्गत होगा तो उसका 2 ही फॉर्म है, प्रोसेस नंबर 1 एंड प्रोसेस नंबर 2 अपेंडिक्स बी। अब क्यों ऐसा है
इसको डिस्पोजल ऑफ सूट का माने इससे सिग्निफिकेंट ही होता है। डिस्पोजल सूट कब होगा? एक ऑफिसर ने कहा कि वो जब नहीं अपीयर करेगा, समन सर्व हो जाएगा, तब जाएगा फाइनल डिस्पोजल के लिए, वो भी सही नहीं। और समरी सूट में जाएगा, वो भी सही नहीं। समरी सूट में अलग से जाएगा, ये सही। समरी सूट में ये प्रोसेस नहीं जाएगा, वो अलग प्रोसेस है, उसका फॉर्म अलग है, वो जाएगा। अब इसको कंटेंट्स को समझ गए, दोनों फॉर्म के कंटेंट्स को पढ़िएगा तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो डिस्पोजल ऑफ सूट के में क्या कंटेंट्स है, ये पढ़ने के बाद आपको समझ में डिस्टिंक्शन आएगा। अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए, नहीं तो हम पढ़ के सुनाते हैं। वेयर हैज, ये सब नाम दिया रहता है। हैज इंस्टीट्यूटेड ए सूट अगेंस्ट यू फॉर, किस बात के लिए रिलीफ रहता है? यू आर हियर बाई समन टू अपीयर इन दिस कोर्ट इन पर्सन और बाई ए प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions on so and so day to answer the claim, and as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of suit, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon which evidence and all the documents upon which you intend to rely in support of your defense. Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. अब देखिए, फॉर्म नंबर 1 जो है, ये सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले और सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद ऐसा अपेरेंटली लगता है कि इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जब फॉर्म नंबर 2 पढ़ते हैं तब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। You are hereby summoned to appear in this court in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions to answer the claim. And further, you are hereby directed to file on that day a written statement of your defense and to produce on the said day all documents in your possession and your power which you base your defense or claim or set off or counterclaim, and where you rely on any other document, whether it your possession or power or not, as evidence in support of your defense or claim or set off or counterclaim, you shall enter such document in a list to be annexed in the written state. ये पूरा फॉर्म नंबर 2 जो है सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए है। तो आप जानते हैं कि सेटलमेंट ऑफ इशू कब होता है? जब प्लेंटिफ कोई फैक्ट अलेज करता है और डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में उसको कंट्रोवर्ट करता है या डिनाई करता है, एक एस्पेक्ट यह है। दूसरा, वो अपना डिफेंस वर्सन भी उसमें असर्ट कर सकता है। तो दोनों एस्पेक्ट हैं। तो जो फैक्ट प्लेंटिफ ने अलेज किया और उसको डिफेंडेंट ने कंट्रोवर्ट किया या डिनाई किया, तो वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया। तो वही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इशू होता है और वही इशू का ट्रायल होता है। तो जब भी सूट का ट्रायल होगा तब पहले उसमें इशू प्रूव होगा। तो ऑर्डर 14 रूल 1 ही कहता है कि अगर क्वेश्चन, इफ ए फैक्ट इज एडमिटेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी, देन इट बिकम्स ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। उसी तरह से इफ ए क्वेश्चन इज रेज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी, देन इट बिकम्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ऑर्डर 14 रूल 1 speaks of 2 type of issues. One is a issue of fact, other is a question, issue of law. लेकिन by experience or according to necessity, there are some issues regarding which there is no provision, a specific provision in Order 41, which says that there may be a issue, mixed question of fact and law. तो ये इशू का स्टेज कब आएगा? तो इशू का स्टेज आएगा जब रिटन स्टेटमेंट देगा। तो रिटन स्टेटमेंट कब देगा? जब उसको समन्स जाएगा। उसको क्या पता है डिफेंडेंट को कि हमारे ऊपर किसने केस किया है? जैसे अगर आपके यहाँ जब तक इन्विटेशन कार्ड नहीं आएगा तो आप कैसे जाइएगा डिनर में? तो इन्विटेशन कार्ड के लिए वेट करेगा। तो वो डिफेंडेंट का समझिए इन्विटेशन कार्ड है। तो डिफेंडेंट को तो इन्विटेशन कार्ड में वेन्यू मेनू सब रहता है दिया हुआ तो उसके बारे में लिखा हुआ रहेगा प्लेंट में।
तो डिफेंडेंट को जब जाएगा समन्स, तो यही समझ जाएगा, क्योंकि उसको रिटन स्टेटमेंट के लिए डायरेक्शन दिया गया है, और जब रिटन स्टेटमेंट देगा तभी सेटलमेंट शुरू होगा। इसलिए इस फॉर्म का नॉमिनिक्लेचर बना दिया गया, समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू। ये सेकेंड स्टेज में रखा गया। क्यों रखा गया सेकेंड स्टेज में? कि फर्स्ट स्टेज में जो डिस्पोजल ऑफ द सूट, वो डिस्पोजल ऑफ द सूट बिफोर इस सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए कहता है। तो बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू विच डिस्पोजल हो सकता है, जो अब आप सुनते हैं। अब जो एडमिशन पर आप प्लेंट सुन रहे हैं, आप डिफेंडेंट को भी इस फॉर्म नंबर 1 का नोटिस भेज सकते हैं कि क्यों नहीं ये प्लेंट एडमिट कर लिया जाए, आपको क्या कहना है। यानी कि बिफोर एडमिशन ऑफ द प्लेंट, इफ यू वांट टू हियर द डिफेंडेंट, उसके लिए ये समन है, जो ये प्रयोग में कम होता है, नहीं के बराबर होता है। और जब सेटलमेंट ऑफ इशू का हम समन्स भेज दिए और समन्स सर्व हो गया, डिफेंडेंट अपीयर कर गया, तो 2 कंसिक्वेंसेज है, या तो रिटन स्टेटमेंट देगा या नहीं देगा, या उसके पहले वो अपीयर करेगा या नहीं करेगा। तो अगर अपीयर नहीं करेगा तो एक्स पार्टी हो जाएगा, अगर अपील किया WS नहीं दिया तो भी एक्स पार्टी हो जाएगा, और अगर WS दिया तब सेटलमेंट ऑफ इशू होगा। जब सेटलमेंट ऑफ इशू होगा तब फिर हियरिंग होगा, तब ऑर्डर 18 का स्टेज आ जाएगा। तो प्लेंटिफ एविडेंस देगा, ओरल डॉक्यूमेंट्री, फिर उसके बाद डिफेंडेंट देगा, फिर ओरल आर्गूमेंट्स होगा, रिटन आर्गूमेंट्स देगा, तब जजमेंट का स्टेज जाएगा, तब ऑर्डर 20 का स्टेज आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो स्कीम बना हुआ है CPC का, बड़ा साइंटिफिकली है। तो यहाँ पर समझाने के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, समन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट का मतलब हुआ कि प्रायर टू सेटलमेंट ऑफ इशू, यानी कि प्रायर टू इशुएंस ऑफ समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू, इट इज़ फॉर द इनिशियल हियरिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप प्लेंटिफ को सुन करके एडमिट कर लेते हैं, जो अभी प्रैक्टिस में है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि प्राइमा फेसी यू आर सेटिस्फाइड। डिफेंडेंट को सुनने का तो पूरा मौका मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेंट है जो कोर्ट को ये लगता है कि डिफेंडेंट को सुनना भी आवश्यक है, तो एडमिशन स्टेज में समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट दिया जा सकता है। यानी कि डिफेंडेंट को सुन करके हम सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो उसी स्टेज में कर दिया जाएगा। तो क्यों आगे के स्टेज में बढ़ेंगे? 10 साल केस चलेगा, 20 साल केस चलेगा, फर्स्ट अपील सेकेंड अपील चलेगा, तो इनिशियल स्टेज में किया जा सकता है। तो इन ऑर्डर टू कट शॉर्ट द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, और उसके लिए ये सब प्रावधान बनाया गया है। इसीलिए अब ऑर्डर 5 में आइए, ऑर्डर 5 में आइए, देखिए ऑर्डर 5 में कहता है समन्स टू बी आइदर टू सेटल इशू 5 रूल 5 और फॉर फाइनल डिस्पोजल, यहीं पर लिख दिया है, या इसमें दीजिए या उसमें दीजिए, ये डिस्क्रिशन है। द कोर्ट शैल डिटरमिन, कोर्ट को डिटरमिन करना एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन्स whether it shall be for the settlement of issue only or for the final disposal of suit, and the summons shall contain a direction accordingly, provided that in every suit heard by a court of small causes the summons shall be for final disposal of the suit। ये क्यों कहा गया है, ये मालूम है? ये स्मॉल कॉज जानते हैं ना आप लोग, स्मॉल कॉज कोर्ट होता है, प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट। तो हम लोग के यहाँ प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट है। स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट है, क्योंकि स्मॉल मैटर के स्मॉल कॉज जो टर्म है, इसी समय स्मॉल कॉज के लिए वो वहाँ पर मुकदमा होता है, तो उसका शॉर्टकट प्रोसीजर है। तो शॉर्टकट में पहला शॉर्टकट ये है कि वहाँ पर इशू नहीं फ्रेम होता। जैसे आप क्रिमिनल ट्रायल किए हैं तो समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। समन्स ट्रायल है तो चार्ज फ्रेम नहीं होता है, एक्विजिशन एक्सप्लेन कर देते हैं, और समन्स वारंट ट्रायल है तो चार्ज फ्रेम करते हैं। उसमें भी अगर इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट है तो चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस होता है। अगर कंप्लेंट पर है तो पहले बिफोर चार्ज होता है, फिर आफ्टर चार्ज होता है। तो ये डिफरेंस है ना प्रोसीजर का। तो उसी तरह से यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर एडमिशन के स्टेज में एडमिट होकर के और समन्स चला गया तो जनरल सूट में
वो आके WS देगा, तो समरी सूट में भी WS देगा, लेकिन WS देने के बाद भी उसमें इशू फ्रेम नहीं होगा। एक स्टेप हेड बढ़ जाएगा एविडेंस के लिए, हियरिंग शुरू हो जाएगा। हियरिंग का मतलब दोनों होता है, आप लोग जानते हैं। हियरिंग मीन्स टेकिंग ऑफ एविडेंस एंड हियरिंग ओरल सबमिशंस एंड आर्गूमेंट्स। हियरिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ बहस सुनना। जब कोई गवाही शुरू होता है किसी भी पार्टी का, तो उसको भी हियरिंग ही कहा जाता है, हिंदी में जिसको सुनवाई कहते हैं। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है? समन्स जाएगा तो उसमें एक डेट रहेगा फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, वो रूल 6 कहता है। रूल 7 कहता है कि डिफेंडेंट को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। वो इसलिए है कि पहले प्रैक्टिस में नहीं अडॉप्ट किया जाता था। ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 8 में 77 अमेंडमेंट के पहले से प्रावधान बना हुआ है कि प्लेंटिफ शैल फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपॉन व्हिच द प्लेंटिफ रिलाइज अलोंग विद द प्लेंट। उसी तरह से ऑर्डर 8 में भी बना हुआ है कि डिफेंडेंट शैल फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपॉन व्हिच ही रिलाइज इन हिज रिटन स्टेटमेंट। लेकिन लोग फाइल नहीं करते थे, इसका कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता था। जब हियरिंग स्टार्ट हो जाता था तब लोग डॉक्यूमेंट फाइल करते थे। तो इसलिए उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक प्रावधान बनाया गया, ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 में कह दिया गया कि अगर आप प्लेंट और WS के साथ अपना डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किए हैं तो उसके लेटर स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? कि आपका जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था उसको आपने कंप्लाई नहीं किया, तो आपने प्रोसीजर लॉ को वायलेट किया और उसके वजह से प्रोसेस ऑफ कोर्ट को मिसयूज किया, तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा अनलेस यू आर पेनलाइज। तो ऑर्डर 13 में बना दिया गया प्रोविजन कि अगर बिलेटेड स्टेज में डॉक्यूमेंट फाइल करता है, यानी कि WS के साथ या प्लेंट के साथ नहीं करता है, तो वो कोर्ट से लीव लेगा और लीव के बाद कोर्ट उसको लीव देगा, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है तो, और तब उसको परमिट करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। तो लीव जब देगा तो कुछ कॉस्ट लगा देगा, कुछ पेनल्टी देगा। उसके बाद भी नहीं लोग फाइल कर रहे थे, तो अब थोड़ा उसी प्रोविजन को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आपको देना ही देना। अगर प्लेंट के साथ नहीं देंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, रिटन स्टेटमेंट के साथ नहीं देंगे तो आजकल रिटन स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट होता है, उसका भी फॉर्मल चेकिंग होता है और वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद कहा जाता है कि इनका रिटन स्टेटमेंट स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि पहले लिमिटेशन नहीं था, आप सब जानते हैं, 2002 के अमेंडमेंट से लिमिटेशन आ गया, और लिमिटेशन के बाद भी फाइल हो सकता है, उसके लिए प्रावधान है, काफ़ी बताया गया है उस पर। तो लिमिटेशन के बाद भी कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, तो वहाँ भी पेनल्टी कॉस्ट के रूप में उसको लगाया जा सकता है। तो ये सब देखते हुए यहाँ तक समन्स का जहाँ तक सवाल है कि उसमें डेट फिक्स रहेगा। अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया है तो डायरेक्शन भी डॉक्यूमेंट्स का दे सकते हैं, और ये इनिशियल स्टेज के लिए भी है और हियरिंग के स्टेज के लिए भी है। अगर हियरिंग के स्टेज में डिफेंडेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसका रेलिवेंसी है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, वो ऑर्डर 5 रूल 7 में लिखा हुआ है। अब इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल, रूल 8, where the summons is for the final disposal of the suit, it shall also direct the defendant to produce on the day fixed for his appearance all witnesses upon whose evidence he intends to rely in support of his case. अब देखिए, एक तो बता दिया कि इनिशियल स्टेज में हो सकता है, अब लेटर स्टेज में भी हो सकता है। लेटर स्टेज में यह ऐसा पहले देखा गया है, जब ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस हुआ CPC में, तो ये देखा गया, जिसको कि लॉ कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया, तब ये प्रोविज़न को इंक्लूड किया गया कि आजकल तो हर डेट में हाजिरी पड़ती है, प्लेंटिफ की हाजिरी है। आपका रिकॉर्ड इतना मोटा हो जाता है, फाइल A, B, C जो फाइल का अरेंजमेंट है, तो उसमें हाजिरी और पैरवी रहता है, टाइम पिटिशन रहता है। कहीं CPC में है प्रावधान, हाई कोर्ट रूल्स में है, सिविल कोर्ट रूल्स में है, कहीं नहीं। ये बाय एंड लार्ज आज प्रैक्टिस में है, ये
प्रैक्टिस में आ गया, आई प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंट के रूप में माना गया। दूसरा, इसका दूसरा पक्ष है, वकीलों को इससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है। दस्खती की प्रथा है, जब हाजिरी पर वकील दस्खत करता है तो कुछ पेमेंट, हम लोग के ज़माना में 1 रुपया था, 1 रुपया से 2 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, अभी तो 20, 50, 100 कितना है नहीं जानते। उसको दूसरे फॉर्म में लोग अब फॉर्म के रूप में लेते हैं। तो ये दूसरा कोर्ट को सुविधा थी कि कौन पार्टी किस केस में अपीयर कर गया है और रेडी है, सूट रेडी है कि नहीं ये देखने के लिए उसका जो पैरवी होता था, हाजिरी दिया जाता, उससे पता चलता दोनों पार्टी का हाजिरी है, इसका माने दोनों पार्टी रेडी है। तो ये कुछ कोर्ट को भी सुविधा होता था, इसलिए इसको किसी ने कॉग्निजेंस ले लिया, धीरे धीरे ये परिपाटी बन गई, बट इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो अगर मान लीजिए कि आज हमने सेटलमेंट ऑफ समन्स के आधार पर अपीयर होके WS दिया, WS देने के बाद हमको कोई पैरवी करने की जरूरत है। आप अगर कल मेरा केस खोल दीजिएगा तो हम अपना एविडेंस के साथ तैयार रहेंगे। तो आप 10 साल के बाद तो 10 साल तक वो कोर्ट में क्यों आएगा, क्यों हर डेट पड़ेगा, और क्यों डेट पड़ रहा है, ये सब गलत हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है, व्हाइल इन रोम बिहेव लाइक रोमन, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, लेकिन यही हो रहा है। अगर आपका ऑर्डर सीट प्रॉपरली ड्रॉन नहीं है तो इट विल बी ए क्वेश्चन मार्क कि आपका लिखा नहीं, डेट नहीं कर रहा है। तो जब हियरिंग का डेट ही नहीं है, हमको याद है बहुत ज़माने की बात है, कोई जुडिशियल ऑफिसर थे जो हर सिविल सूट में, जैसे नया सूट फाइल हुआ और सेटलमेंट ऑफ इशू वगैरह हो गया, उस समय तक लोग प्रॉम्प्ट रहते थे। उसके बाद देखे कि अभी ये हियरिंग इसका टेकअप नहीं होगा तो 6 मंथ्स का डेट लेते थे, 6 मंथ्स का लगाते थे। अभी तो आपका जो डायरेक्शन उसको फॉलो कीजिए, हम सिर्फ बैकग्राउंड बता रहे हैं, हम आपको पूरा जानकारी दे रहे हैं कि तब क्या था, अब क्या है, आपको क्या करना है। तो वो बैकग्राउंड बता रहे हैं और किस स्थिति में ये सब चेंजेज आया है। आज के तारीख में आप लंबा डेट देते हैं, नहीं देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, और एक और अलग रूल्स भी आ गया है, क्या है सिविल कोर्ट केसेस फ्लो मैनेजमेंट रूल्स, वो सब आप लोग आए। हाँ हाँ ठीक है, तो 3 महीना दीजिएगा। तो CIS का रूल्स आपके पास है, देखें आप लोग CIS का रूल, CIS का रूल भी आ गया है, कोई हमको बताए हैं, आई एम सर्चिंग। अगर आप लोग को ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरनेट से अगर किन्हीं को मिलता है तो CIS जो है आप रूल्स हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देखिए राइटअप में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ होगा, देखिए तो आपके लास्ट पेज में वो 9431 वाला पर व्हाट्सअप है, लास्ट पेज में होगा, मेरा एड्रेस होगा तो उसके नीचे में होगा। यूट्यूब का भी लिखा हुआ है कि नहीं, यूट्यूब नहीं है इसमें लिखा हुआ, मेल ID नहीं। यूट्यूब तो आप लोग सब जान ही गए, सब्सक्राइब कर लिए ना अभी सब लोग, जो नहीं किए थे कर लिए ना। हाँ ठीक है, अब सिर्फ सब्सक्राइब करने से फ्री टाइम में सुनिएगा जब आपको मौका मिलेगा, और कभी प्रॉब्लम आएगा तो प्ले लिस्ट में सर्च कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक है, उस पर लेक्चर अवेलेबल है। तो अब बहुत सा जजमेंट भी लिखाया हुआ है मेरा। तब आपके काम से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप जैसे बता देते हैं, उसका समरी बताता है। CPC कंप्लीट है, माने जूनियर डिवीजन के लिए, और सब अपलेट कोर्ट के लिए अलग है। अपलेट कोर्ट के लिए 17 लेक्चर है। पावर ऑफ अपील कहाँ कहाँ है उस पर भी है, लिमिटेशन इन अपील, उसके बाद इंजंक्शन पर 4 लेक्चर है स्पेशल टॉपिक पर, डिक्री के ऊपर 4 टॉपिक। आज भी लोग हमसे पूछते हैं, आपको दिखा देंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये फाइनल डिग्री है कि प्रीलिमिनरी डिग्री, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, सीनियर लोग चकरा जाते हैं। तो ये सब बहुत टिपिकल एरिया है, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी आपको समझ में आएगा, डिफ़िकल्टी होगी। तो उस सब पर ऑन डिमांड वो सब क्लास लिए हैं, टॉपिक भी है और ऑन डिमांड भी है। तो CPC का तो मेरे ख्याल से 28 लेक्चर होगा। उसके बाद BBC एक्ट पर है 9-10 लेक्चर, 2 लेक्चर और बाकी है जो ऑन डिमांड है, 2 हमको याद है, उस पर लेंगे। CPC का एक कैविएट है और एक कैविएट है। सबसे ज़्यादा क्लास अभी हमको लेना पड़ रहा है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ADJ और DJ का लगातार ले रहे हैं, और कोई फैकल्टी मिलते नहीं, हम ही को आना पड़ता है, और जो बार बार बताते हैं वहाँ पर गलती लोग कर रहे हैं। तो उस पर मेरा 8-10 लेक्चर होगा मेरे ख्याल से।
उसके बाद आप लोग अगर मुंसिफ होइएगा तब पंचायती इलेक्शन का आएगा। पंचायत इलेक्शन का 2 या 3 लेक्चर है मेरा, या 4 लेक्चर है। तो 4 लेक्चर में अभी मोतिहारी में एक ऑफिसर हमको मिले थे, अमरेंद्र क्या है उससे कहना, अमरेंद्र श्रीवास्तव, अमरेंद्र सिकहरना में है। जहाँ तो वो मिले थे हमसे होटल में आके मिले थे। तो उन्होंने कहा कि सर आपका वीडियो सुन के मेरा जितना इलेक्शन का केस था सब हम डिस्पोजल कर दिए। ये लोग आपके भसीन साहब से पूछिएगा, अभी भसीन साहब का क्लास है ना आप लोग का, डिप्टी डायरेक्टर है। ही वाज ए क्रिमिनल प्रैक्टिशनर, 17 साल तक दिल्ली में एपीओ थे, डायरेक्ट एडीजे बने। तो इनका जिस बैच में थे एडीजे का कंटिन्यूस 1 साल हमने क्लास लिया है, 72 लेक्चर सब मेरे पास, उस टोटल क्लास का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लेकिन उस समय वीडियो यहाँ का नहीं है, एक ऑफिसर लेडी ऑफिसर ने ही रिकॉर्ड किया है, ऑडियो हमको गिफ्ट किया है जाने के पहले। वो अभी लेडी ऑफिसर दिल्ली चली गई, वो अपलोड करेंगे उन लोग के। तो भसीन साहब जब सासाराम में थे, यहाँ आने के बाद हमको उन्होंने बताया कि सर आपका वीडियो, हम सिविल कुछ नहीं जानते थे, बिहार का लैंड लॉ नहीं जानते हैं। तो 70 फर्स्ट अपील हमने डिस्पोजल किया आपका वीडियो देख करके, और बराबर बताते हैं सब लोगों को। तो इतना फ्रूटफुल हो रहा है। और सीनियर जुडिशियल ऑफिसर के रिक्वेस्ट पर ही ये चैनल हमने स्टार्ट किया है आप लोग के लिए, स्पेशली फॉर ऑल जुडिशियल ऑफिसर। और उससे वकील लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन वकील लोगों में दिक्कत क्या है, वो लोग लर्निंग पर ध्यान नहीं देते हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं, सिर्फ अर्निंग पर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए उन लोग को दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग का चूंकि अर्निंग सिक्योर्ड है, उसकी चिंता नहीं, इसलिए आप लर्निंग पर ध्यान दीजिए। और वहाँ अर्निंग अनसिक्योर्ड है, इसलिए हम किन्हीं को कंपेल नहीं कर सकते। हमारे पास जो ज्ञान है आपके बीच रख रहे हैं, आप उसको रखिए या न रखिए, आपका मर्जी। समझ गए? तो आपका देखिएगा, आपको क्यूरियोसिटी है तो देखिएगा, और आपको कोई दिक्कत होगा तो उस पर हम कमेंट कीजिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जो भी चाहिए कर सकते हैं। हमारे पास कुछ आता है कमेंट्स, तो वो आता है रिक्वेस्ट की इस सब्जेक्ट पर दीजिए। अभी एक और टॉपिक सब याद है, एक लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है सक्सेशन एक्ट पर, हिंदू लॉ का, उसके ऊपर एक आया है कि उसको क्लियरिटी कीजिए। तो मेरा बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट लेक्चर है इंडिया एंड इंडिपेंडेंस डे पर, वो 53 मिनट का लेक्चर है, 1 साल पहले का, लास्ट 15 अगस्त का, लास्ट ईयर 15 अगस्त का, वो जरूर सुनिएगा। उसमें इंडिया का 27 नाम है जो बताएं, किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लीगल हिस्ट्री भी 4 बुक भी लिख चुके हैं लॉकडाउन में आप लोग के लिए। लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे हैं, और वो अभी थोड़ा उसमें काम बाकी है, बाकी 3 बुक है, कंप्लीट रिवीजन चल रहा है। तो ये सब हम बताएं। एक मेरा वीडियो 8 मिनट का शॉर्ट वीडियो है, उसमें उसके बारे में बताएं। अब आइए अपीयरेंस, मेन टॉपिक। आप लोग का टाइम बहुत हो रहा है क्या? तो चाय पीने की इच्छा है? तब तो फिर हमसे मुलाकात नहीं होगी। चाय के बाद तो दूसरा क्लास है शायद, है ना? तो 5 मिनट में और कुछ बता दें, या आप लोग थक गए हैं? क्लास समाप्त किया जाए? ठीक है। आर यू श्योर? Okay, thank you. Now the class is closed, you are free.